हेलो दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट की फर्स्ट इकाई हिंदी भाषा और उसका विकास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भाषा उसका सामान्य परिचय क्या है, वह पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः इसकी संख्या 2796 से 3000 के बीच मानी जाती है। संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है। वो है आकृतिमूलक और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। आधार है वाक्य रचना और रूप रचना के आधार पर। आकृतिमूलक वर्गीकरण के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। अन्य नाम इसका रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, वाक्यात्मक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण, पदाश्रित वर्गीकरण। वहीं उल्लेख बिंदु के आधार पर इसमें देखते हैं विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार प्रोफेसर सेलेगल ने किया था। वहीं दूसरा आकृतिमूलक वर्गीकरण में भाषा के दो भाग किए जाते हैं, अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा। अब हम देख लेते हैं पारिवारिक वर्गीकरण। इसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व होता है। इसमें अन्य नाम है इसके वंशात्मक वर्गीकरण, वंशानुक्रमिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण या ऐतिहासिक वर्गीकरण। और उल्लेख बिंदु के आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण में निम्न बातों को आधार बनाया जाता है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। वहीं विश्व की भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हेम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। वहीं फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र भाषा परिवार भौगोलिक क्षेत्र में यूरेशिया, यूरोप और एशिया। इसके अंदर भैरोपिया, भारत यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, तीसरा काकेसी परिवार, चौथा बुरुस्की, पांचवा उराल अल्ताई परिवार, छठा चीनी परिवार, सातवां जापानी कोरियाई परिवार, आठवां अति उत्तरी हाइपोसबोरी, नौवां बास्क परिवार और 10वां सामी हामी परिवार। अफ्रीका भूखंड के आधार पर सूदानी परिवार, बंटू परिवार, हेतोतोत बुस्मैनी परिवार। प्रशांत महासागरीय भूखंड के आधार पर मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। अमेरिकी भूखंड के आधार पर अमेरिका परिवार। बहरूपिया परिवार के बारे में पढ़ते हैं। बहरूपिया परिवार के अन्य नाम इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार है। ध्वनि के आधार पर बहरूपिया परिवार की 10 शाखाओं को सत्तम और केतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। सत्तम वर्ग की भाषाएं भारत ईरानी आर्य भाषा, बाल्टो स्लाविक, तीसरी अर्मनिक और चौथी अल्बानी इलीरियन। केतुम वर्ग में जो भाषाएं आती हैं वो हैं जर्मनिक, कैथलिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक। भारत ईरानी के 3 उपवर्गों का उल्लेख ग्रियर्सन ने किया है। पहला ईरानी दरद और भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी ये पढ़ते हैं। इससे पहले हम भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण कौन से वो पढ़ लेते हैं हम। प्राचीन आर्य भाषा, अच्छा एक मिनट। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि में भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों के विकास अनुक्रम को समांतर 3 वर्गों में या 3 चरणों में विभाजित किया गया है। वो चरण ये हैं, इनमें देखो आप भारतीय आर्य भाषा के चरण में प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 1500 समय इसका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व लौकिक संस्कृत का। ये ऊपर वाला जो है ये वैदिक संस्कृत का, ये लौकिक संस्कृत का।
वहीं मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वहीं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट्ट, ये है। पाली का टाइम है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, वहीं प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। आधुनिक आर्य भाषा हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि, इनका समय 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, वेट थोड़ा, मध्यकालीन आर्य भारतीय आर्य भाषा है। इसमें हमारी पहली भाषा कौन सी है? पाली। एक मिनट, सिंगल था ये पेज। ओके, ठीक है। बढ़ते प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक भाषा, इसे प्राचीन संस्कृत भाषा भी कहते हैं। इस भाषा में वेद, वेदांग, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद लिखे गए। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, 13 स्वर हैं, 39 व्यंजन हैं। व्यंजनों का प्रयोग किया होता है। इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारक उल्लेख होता है। लौकिक भाषा, भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत की है। इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक भाषा और भाषिक विवेचन सर्वप्रथम पाणिनि अष्टाध्यायी में मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान, शकुंतलम, कादम्बरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गईं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियों के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। विदित है कि इस काल में संस्कृत भाषा का स्पष्ट व्याकरण मिलना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। क्या पाली शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद हैं। पल्ली से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई। पल्ली का अर्थ होता है ग्राम। इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पाली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटली या पाटलिपुत्र से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। कुछ विद्वान पाली को पाठ को रूपांतरित शब्द मानते हैं। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से माना गया है। बुद्ध वचनों में कुछ विद्वान पाली को पाठ को रूपांतरित शब्द मानते हैं और पाली कहा जाता है। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। पाली शब्द एक संबंध पंक्ति से माना गया है, इसमें बुद्ध वचनों में जो पंक्तियाँ प्रयुक्त की गई उन्हें पाली कहा जाता है। कि ये सब लाइन आगे पीछे हो गई 2 लाइनें।
पाली शब्द की व्युत्पत्ति विद्वानों की राय है। ये विद्वान कौन है और व्युत्पत्ति किनसे हुई है? विदु शेखर भट्टाचार्य ने पंक्ति, पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली, पाली। मैक्स दालेसर ने पाटली, पाडली, पावली, पाली। ऐसे इन सब का आप देख लेना, इतना जरूरी नहीं है। बौद्ध धर्म से संबंधित 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली में हैं। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। कुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय और मच्छिकम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और वहीं विनय पिटक, इनके बस 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों को याद रखना, बाकी वो एक्स्ट्रा है, उसकी में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं अट्ठकथा साहित्य है, आचार्य बुद्ध घोष द्वारा 5वीं शताब्दी में लिखी गई। और विशुद्धिमग्ग आचार्य बुद्ध घोष, ये आप देख लेना। कच्चायन व्याकरण महाकच्चायन 7वीं सदी में है। 675 सूत्र है। मोगलान व्याकरण मोगलान के द्वारा लिखी गई 12वीं सदी में और 17 सूत्र हैं। सध्यानीति व्याकरण अंगवश 1144 ईस्वी में 27 अध्याय हैं और 1341 सूत्र हैं। विशुद्धिमग्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहते हैं। इसे सुषिंद कप्प और कच्चान गंध भी कहा जाता है। पाली की विशेषताएं। ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं। कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, जिनमें 8 स्वर तथा 33 व्यंजन है। मोगलान के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या 43 है, इसमें 10 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। पाली में प्रयुक्त वर्ण, ये आप देख लो। स्वर वर्ण क्या है? ह्रस्व वर्ण में आ, ई, उ, ए, औ। दीर्घ वर्ण में आ, ई, उ, ए, औ। और व्यंजन में ये देख लो। संस्कृत के रा पाली में समाप्त हो गए हैं। सा हो गया है, जिसका शिष्य सस्सो किया जाता है। संयुक्त व्यंजनों में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए, क्योंकि संस्कृत की जटिलता का एक बड़ा कारण यही है। सरलीकरण के प्रयासों में संयुक्त व्यंजनों का रूप परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। पाली की व्याकरणिक संरचना। पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप होने लगा। पाली में संस्कृत के द्विवचन का भी लोप होने लगा। अधिकतर व्यंजनात् प्रतिपादित स्वरांत होने लगे। इस प्रक्रिया में अंतिम हलंत व्यंजन हटने लगा या उसमें स्वर जोड़ा जाने लगा। यथा जगत, जग, राजन, राज, चल, चल। विभक्तियों और उपसर्गों की जटिलता को दूर करने का प्रयास अन्य तरीकों से भी हुआ। पाली की क्रिया रचना से ही हिंदी में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं का विकास होना प्रारंभ हो गया था। यथा स्थिति, थिया, था रूप में हिंदी में विकास, भवती, हुवंती, होता रूप में हिंदी में विकास, भूत, हुआ, हुआ या हुई रूप में हिंदी में विकास। शब्दकोश इसकी प्रवृत्तियाँ हैं, ये कुछ ये आप देख लो। बाकी हम प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा की ये जो दूसरी अवस्था है इसको कल पढ़ेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।